स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस और आज के जो इश्यूज़ हैं उनमें केवल एक ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो एनालिसिस करने योग्य है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है। सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसका हम एनालिसिस करेंगे और वो है इंडिया और जापान के बायलैटरल और स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ को लेके। द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसका नाम है टोक्यो दिल्ली कॉम्पैक्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो एक स्ट्रैटेजिक इशू को लेके है कि कैसे जो है जापान को अब जो है जापान का जो फोकस है वो अपने डिफेंस की तरफ बढ़ गया है और वो कोशिश कर रही है इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाने की इसमें। और कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं पास्ट में और फर्दर एक नया रिसेंटली जो है आपका जापान 2+2 डायलॉग हुआ है 8 सितंबर को, उसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा टॉपिक है। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं इंडिया और जापान की रिलेशनशिप को लेके कि इंडिया और जापान का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1952 से लेके अभी तक जो है कंटिन्यू है और जापान जो है बहुत ही रिलायबल पार्टनर रहा है इंडिया का। इंडिया और जापान के बीच में बहुत कल्चरल टाइज़ हैं, हिस्टोरिकल टाइज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ पे हमेशा ही जो है जापान ने इंडिया का सपोर्ट किया है और इंडिया ने भी कोशिश यही की है कि हर किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो इंडिया को जापान को हेल्प करता ही रहे। और इसमें इकोनॉमिक टाइज़ की बात करूँ तो 1991 में आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें जापान ने जो है इंडिया को बेल आउट किया था, बहुत आपका लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था इंडिया को। इसके अलावा जापान जो है 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है इंडिया का, 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। और हेल्थ केयर के इश्यूज़ में बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम अभी चल रहा है इंडिया का आयुष्मान भारत प्रोग्राम, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है जापान ही काम कर रहा है। इसके अलावा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस सॉफ्ट लोन्स की फॉर्म में बहुत देता है जापान इंडिया को। आपको पता है दिल्ली मेट्रो जो है पूरा का पूरा उसके लोन के ऊपर है जापान के और टेक्नोलॉजी भी शेयर की गई थी इसमें। इसके अलावा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हो गया, उसमें भी आपका सॉफ्ट लोन दिया था। आप जानते हैं कि हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर जो बहुत फेमस हो रहा है क्योंकि वो बुलेट ट्रेन के नाम से जो जाना जाता है अहमदाबाद से मुंबई का। तो इस तरह के बहुत बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। ये तो बहुत मैं बस 5-6 ही डिस्कस कर पा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि जापान ने है इंडिया के फेवर में लिए हैं और दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं बहुत स्ट्रांगली कोऑपरेट कर रही हैं एक दूसरे को, चाहे वो डिजिटल की फॉर्म में हो, चाहे वो रिसेंटली 3.2 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट जापान ने इंडिया के अंदर किया है वो है। इसके अलावा जापान का जो सॉफ्टनेट बैंक है वो इंडिया की बहुत सारी स्टार्टअप्स में जो है आपका फंडिंग दे चुका है, जैसे पेटीएम हो गई और ग्रोफर्स हो गया, ओला हो गया, ऊबर हो गया, ओयो रूम्स इसके अंदर है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी आपका बैम्बू टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है बहुत काम हुआ है और उस काम को जो है बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत मदद की है आपका जापान ने। इंडिया की डिजिटल पार्टनरशिप को लेके साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्किल्ड इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स वहाँ काम करते हैं और बहुत सारे इसके अलावा सोलर एनर्जी डेवलपमेंट को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब जो है पीपल टू पीपल इंगेजमेंट, इन सब में जो है बराबर हमेशा कंट्रीब्यूशन किया है जापान ने। और कोई भी आपका जो अगर कभी कभी सपोर्ट देने की बात आती है स्ट्रैटेजिक लेवल पे तो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे हो गई उसकी सीट, उसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए जापान जो है सपोर्ट एक्सटेंड करता है इंडिया को। तो इस तरह का एक रिलेशन है इंडिया और जापान के बीच में जो आप देख सकते हैं कि कितने ही ज़्यादा इनिशिएटिव जो हैं जापान ने इंडिया के लिए लिए हैं। अभी जो है वो रिसेंटली ये जो टॉपिक है वो है 2+2 डायलॉग के लिए। जो 2+2 डायलॉग अभी रिसेंटली सितंबर 8 को हुआ है। 2+2 डायलॉग होता क्या है थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ आपको। 2+2 डायलॉग क्या है, ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है जहाँ दो मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स। और ये दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे लेके बातचीत करते हैं ताकि दोनों नेशंस के बीच में जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक एमिकेबल जो है कोई आइडिया निकाला जा सके। तो इसी चीज़ का जो है 2+2 डायलॉग है। और 2+2 डायलॉग केवल जापान के साथ ही नहीं है इंडिया का और भी कंट्रीज़ के साथ है, जैसे यूएस के साथ है, रशिया के साथ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। और 2+2 डायलॉग के जो जापान यूएस के साथ हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है, इंडिया का रशिया के साथ है। और 2+2 के जो डायलॉग हैं इंडिया के वो बहुत ही ज़्यादा आपके जो हैं बहुत सिग्निफिकेंट उनके रिजल्ट्स निकले हैं, स्पेशली यूएस के साथ बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स
और बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, इस तरह के ये सब 2+2 डायलॉग का ही नतीजा है। और जो जिनके साथ भी 2+2 डायलॉग है, रशिया को छोड़ के, वो सभी जो है क्वाड की मेंबर्स भी हैं। तो यही है इसका 2+2 डायलॉग का। और अभी जो है जो जापान सबसे बड़ा इशू फेस कर रहा है वो दो चीज़ें हैं। पहला है चाइना और दूसरा है आपका चाइना और दूसरा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बढ़ती हुई टेंशन। अभी आप देखेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच में जो है कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है पूरी रीजन जो है टेंशन में आई हुई है। प्लस चाइना ने अभी क्या किया है, कुछ मिसाइल्स जो है डिप्लॉय कर दिए हैं उधर रीजन्स में, और जो मिसाइल्स डिप्लॉय किए हैं वो इन जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है वो एरिया। प्लस वेट ए मिनट, एक मिनट प्लस जो दूसरा इशू है वो है नॉर्थ कोरिया का। आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो कॉन्टीन्यूसली जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। अभी तक उसकी इंटेंशन समझ में नहीं आई है कि वो दुनिया को दिखाना क्या चाहता है, लेकिन उसका बस यही काम है कि न्यूक्लियर वेपन्स करते जाना, और एक तरह का एक रोग नेशन है वो, जिसके कोई भी पॉलिसीज़ या कुछ भी जो है डिफाइंड नहीं है कि कल वो क्या करेगा। और चाइना उसको बहुत हद तक जो है इन्हीं चीज़ों के लिए सपोर्ट करता रहता है। चाइना की भी एक बेलिजरेंट और एग्रेसिव पॉलिसी है अपने नेशंस और नेबर्स के साथ, तो वो सब चीज़ें इशू अब बनती जा रही हैं। और बहुत समय से जो है जापान ने अपने डिफेंस के ऊपर इतना काम ही नहीं किया, उन्हें लगा कि शायद इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जो है उन्हें लगता है कि अगर उन्हें रीजन में सर्वाइव करना है और अपनी शर्तों के हिसाब से सर्वाइव करना है, तो टाइम आ गया कि जहाँ उन्हें डिफेंस इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। और इसी के उसमें जो है उन्होंने एक नया इनिशिएटिव भी लिया है, अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि अपना जीडीपी का 2% बढ़ा के अब वो डिफेंस बजट में लगाएंगे, ताकि अपनी जो अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, काउंटर कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको वो इम्प्रूव कर सकें। अगर उन्हें जो है अगर उन्हें टैकल करना है चाइना और ताइवान को, तो ये उन्हें करना ही होगा। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब से इसी साल के अंदर जो है आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ जा चुके हैं, वहाँ के जो पार्टनर हैं उनके, जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं फूमिओ किशिदा, वो भी इंडिया में आ चुके हैं। बार बार क्वाड लीडर्स में भी मीटिंग होती है, क्वाड समिट में भी मीटिंग होती है। तो ये सब दिखाता है कि जापान और इंडिया के बीच में जो स्ट्रैटेजिक और जो ये जो आपका डिफेंस पार्टनरशिप है, ये कितनी ज़्यादा आप सीरियस इशू पे ले रही हैं दोनों कंट्रीज़। क्योंकि इससे पहले जो है इतनी ज़्यादा राउंड ऑफ टॉक्स नहीं होती थी, लेकिन अब जो है हो रही हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है अब होने वाला है, कुछ ना कुछ जो है आपका एक नया अलायंस बनने वाला है दुनिया के अंदर, ताकि काउंटर कर सकें चाइना के डोमिनेंस को। इसमें देखिए अभी जो 2+2 डायलॉग हुआ है, जब भी 2+2 डायलॉग होता है वो हमेशा इसीलिए होता है कि कुछ ना कुछ कोई एग्रीमेंट होता है, उसको कॉन्क्लूड करने की कोशिश होती है उनकी, तो तभी होता है, वरना वो होता भी नहीं है। तो 2+2 डायलॉग अब हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा। तो अभी जो है जो एक नया जॉइंट सर्विसेज स्टाफ टॉक्स चल रही हैं, और उसका जो मकसद है, उसका मकसद ये है कि तीनों सर्विसेज हैं इंडिया की, एयरफोर्स हो गई, मिलिट्री हो गई, और आपकी ये नेवी हो गई, प्लस में कोस्टल गार्ड जो आपकी फोर्सेज हैं, वो चारों फोर्सेस जो हैं आपका कुछ राउंड ऑफ टॉक्स में इन्वॉल्व हैं अपने जापानीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ, ताकि इंटीग्रेटेड मैनर में एक ऐसा चॉक आउट कर सकें स्ट्रैटेजी के, इन केस कोई सिचुएशन हो जाती है तो दोनों जो है आपका कोऑर्डिनेट कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें किसी भी ऑपरेशन को। तो उसी को लेके जो है कुछ ये 2+2 जो राउंड ऑफ टॉक्स चल रहा है, और इसी के लिए जो है ये बातचीत चल रही है, बार बार मीटिंग चल रही है, और ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप जानते हैं कि डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ में जो है बहुत सारे एग्रीमेंट और भी हो चुके हैं इंडिया के, जैसे सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। ये देखिए, ये जो एग्रीमेंट्स हैं, जैसे आपका लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में होता क्या है कि सपोज़ कीजिए कि इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस या इंडिया के एयरक्राफ्ट वगैरह जो है आपका पैसिफिक वगैरह में कोई ऑपरेशन करने गए थे या कुछ भी चीज़ के लिए गए थे, तो वो वहाँ आपके गए, और बहुत सारी बार ऐसा होता है कोई टेक्निकल ग्लिचेज आ जाते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है, फ्यूल की कमी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट या सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव्स हैं, ये क्या करते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आपका जापान के बेस पे जाके उतर जाएंगे, वहाँ उतर के अपना फ्यूल को रिफ्यूल करा लेंगे जो ख़त्म हो गया है। प्लस में जो भी आपका एयरक्राफ्ट में सर्विसेज या मेंटेनेंस की कुछ ज़रूरत होती है अंदर, तो वो भी उनका वो काम हो जाता है। तो इसीलिए जो है इस तरह के ये एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, ताकि ये डिफेंस इंप्रूवमेंट्स हो सके। और कोशिश ये है कि चाइना को जो है ऊपर जो है आपका एक उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि एक अलायंस बन रहा है उनके खिलाफ, जो उनको काउंटर करेगा इन केस वो किसी भी तरह की एग्रेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया और जापान पहले से ही बहुत सारे एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे कि आपका GMAX जो कि नेवल एक्सरसाइज है, शिन्यू मैत्री एयरफोर्स की थी, इसके अलावा धर्मा गार्जन
जो आर्मी की एक्सरसाइज हैं, और मालाबार एक्सरसाइजेज में भी इंडिया, जापान है और उनके साथ यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट है वो है मिलान। मिलान के बारे में आपने सुना होगा कि मिलान एक्सरसाइज क्या है। मिलान जो है वो ऐसी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही होती है, और ये स्टार्ट की थी इंडिया ने 1995 में। इनिशियली जब स्टार्ट की थी, जब सिर्फ 3-4 कंट्रीज ही थी, जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, सॉरी इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 3-4 कंट्रीज ही थी। और ये जो मिलान इनिशिएटिव है ये पार्ट है इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी का, जो अब जो है कन्वर्ट होकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है। उसी लुक ईस्ट पॉलिसी का ये पार्ट है। तो ये मिलान के अंदर पहली बार जो है जापान ने अपना पार्टिसिपेशन किया है इस 2022 में। इसके अलावा पूरी की पूरी 40 कंट्रीज थी जो मिलान 22 में थी, लेकिन जापान ने जो है फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। आप समझिए कि 95 से ये एक्सरसाइज चल रही है। इंडिया जापान के रिलेशंस भी अच्छे हैं, हर तरह से जो है जापान आगे रहता है इंडिया की मदद करने के लिए। इंडिया को भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की अगर हेल्प वो जापान को कर सके तो इसके बावजूद 1995 के बाद अब 2022 में पहली बार पार्टिसिपेशन किया है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जापान का जो अपना इतना कुछ नहीं था, डिफेंस के ऊपर इतना उनका ध्यान नहीं था, लेकिन अब जो है वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो है अपने डिफेंस को इम्प्रूव किया जाए, और कैसे भी करके जो है आपका अगर डिफेंस इम्प्रूव होगा तभी जो है वो इस रीजन के अंदर टैकल कर सकेंगे चीज़ों को, स्पेशली अगेंस्ट द चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी जो है मीटिंग में थे 2+2 डायलॉग में, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की ही मीटिंग होती है। तो इसके अलावा रोबोटिक्स के ऊपर बात हुई, जहां जापान की जो है बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है इसके ऊपर। जापान बहुत बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरर भी है, और जापान ने की जो लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने इस्टेब्लिश किया है एक जॉइंट वेंचर इंडिया में दिल्ली की कंपनी के साथ। तो अब दिल्ली में ही जो है जापान वाले आपके ड्रोन्स बनेंगे, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इंडिया की टेक्नोलॉजी के लिए। और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस और साइबर डायलॉग के ऊपर भी जो है अच्छा खासा कॉपरेशन कर सकें। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब 2-3 वर्ड है कीवर्ड्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लिखने में भी उनको जब ज़्यादा स्कोरिंग आता है। वो है रूल बेस्ड ऑर्डर। पहला है रूल बेस्ड ऑर्डर, दूसरा है आपका, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी चाइना के कॉन्टेक्स्ट में और इंडो पैसिफिक में आप कुछ लिखते हैं। तो पहला है रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, दूसरा है आपका ओपन एंड फ्री इंडिया इंडो पैसिफिक या फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल्स, तीसरा है सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और चौथा है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करना है। अभी जो है क्या हो रहा है कि ये जो ग्लोबल, ये जो आपका है क्या कहते हैं रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल ऑर्डर जो है कि ग्लोबल के अंदर कोई भी जो अगर जोग्राफिकल एरिया है या कुछ भी है तो उसके अंदर एक प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन इंडो पैसिफिक के अंदर रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना वहाँ जब से ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के एमर्ज हो रहा है, और चाइना किसी भी रूल को मानता ही नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, और चाइना की पॉलिसी जो है आपका उनका जो अप्रोच है वो कम्युनिस्ट अप्रोच है, और उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी भी है, एग्रेसिव पॉलिसी है। तो वो किसी भी तरह के रूल को मानता ही नहीं है, और रूल के जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर वो स्टार्टअप करना चाहता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है ओपन इंडो पैसिफिक। ओपन इंडो पैसिफिक का मतलब है कि तो पैसिफिक के अंदर जो सारी कंट्रीज़ हैं वो फ्री हैं अपना कोई भी पाथ चुनने के लिए, एज वेल एज़ कि कौन उनका पार्टनर होगा या नहीं होगा। लेकिन चाइना को इसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे ही कोई भी छोटी मोटी कंट्री देखता है कि अगर कोई किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी चाइना से हटके किसी और कंट्रीज़ के साथ जो है उनके रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वो इमीडिएटली आके इंटरवेन करने लगते हैं उनके मैटर में। वो पहले उनके ऊपर किसी तरह का टैक्टिकल प्रेशर बनाते हैं, और टैक्टिकल प्रेशर अगर काम नहीं करता है तो फिर उनकी जो टेरिटरी है उसको डिस्प्यूट में डाल देते हैं, ये बोल के कि इस पर हमारा कब्जा है। और इसी तरह से जो है लगभग सारी कंट्रीज़ के साथ जो है चाइना ने कर रखा है। तीसरा वही सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इशू हो ही रहा है, क्योंकि हर किसी के साथ जो है बॉर्डर कंट्रीज़ के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करके रखा हुआ है। और चौथा है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। जितने भी इंडो पैसिफिक के अंदर डिस्प्यूट्स हुए हैं वो पीसफुल रेजोल्यूशन हो ही नहीं पाता उनका, या तो वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, या फिर चाइना उनको ऐसा लटका देगा कि पूरी ज़िंदगी जो है वो लटकते रहेंगे, और एक जो है सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, बोन ऑफ कंटेंशन बना रहेगा दो कंट्रीज़ के बीच में, और उस पर कोई नतीजा आएगा ही नहीं। बस बातचीत चलती रहेगी, और बातचीत भी वो ढंग से करते ही नहीं है।
किसी भी चीज़ पे कोई एग्री करने जैसा कुछ उनका रहता भी नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। और अभी भी जापान जो है यही चाहता है, हम वे फॉरवर्ड में इन्हीं को लिखेंगे कि जापान चाहता है रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। जापान और इंडिया दोनों ही जो है ये चाहते हैं कि रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हो, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल जो आपका इंटीग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट किया जाए, और पीसफुल रेजोल्यूशन हो सभी डिस्प्यूट्स का। और इसी के रिगार्डिंग में जो है जापान और इंडिया एक दूसरे का कॉपरेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया जो है आप जानते हैं कि रिसेंटली 5th लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है वर्ल्ड की। और जापान को लगता है कि हमेशा जो वो इंडिया की मदद करते रहे हैं, तो अब जो है इंडिया का भी एक मोरल दायित्व है, बन जाता है कि वो एक एक्स्ट्रा कदम लें और स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी टाइज में जो है जापान की हेल्प करें, ताकि जापान जो है रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बना सके, इंडो ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक हो, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हो। तो यही था इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। और इसी तरह के रोज़ इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स और एडिटोरियल एनालिसिस के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।